मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस परीक्षा 2019 में जो हुई थी उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के, उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ प्रेषित किया जा रहा हो, एक साथ भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कार्यालय आदेश, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है अनुस्मारक और ऑप्शन डी है परिपत्र। तो जब एक साथ कोई भेजा जा रहा हो, कोई पत्र, कार्यालय, ज्ञापन एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? परिपत्र या सर्कुलर, इसे सर्कुलर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर कहते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अनुस्मारक क्या होता है साथियों? जब कोई पत्र आप भेजे हो मंत्रालय में, किसी विभाग में, और वहां पर कोई उत्तर ना आ रहा हो तो उस पत्र उसको याद दिलाने के लिए, मतलब पुराने भेजे गए पत्र को याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? अनुस्मारक। यानी कि जो आपको हम पत्र भेजे हैं जिसे आप भूल गए हैं, उसको याद दिलाने के लिए भैया ये काम करिए, आप भूल चुके हैं, उस लेटर को लेके आप रख लिए हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। यानी कि आपके विद्यालय में कोई मनोरंजन घटना हो रही, कोई मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और आपका मित्र नहीं आया है, दूर है, तो या उसकी अनुपस्थिति में आप उसको पत्र लिखेंगे जब, तो वो किस कोटि का होगा वही पूछा है। ऑप्शन ए है शासकीय, ऑप्शन बी है अर्धशासकीय, ऑप्शन सी है वैयक्तिक, ऑप्शन डी है व्यावसायिक। तो आप किसी अपने मित्र को जब पत्र लिख रहे हैं तो ये वैयक्तिक पत्र होगा साथियों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और अर्धशासकीय पत्र क्या होता है? जब एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कोई पत्र लिख के भेजता है तो वो अर्धशासकीय होता है। और वो किस लिए लिखता है? कोई सलाह या मशवरा लेने के लिए लिखता है, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को या एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, तो वो होता है अर्धशासकीय पत्र। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन आपको हम बताए हैं या, र, ला और वा। इसको यरलो करके भी आप याद रख सकते हैं, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, तो इसमें अंतस्थ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, इसमें ला जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। और ला को साथियों पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ठीक, और जो पा होता है, पा, फा, बा, भा, मा, ये कैसा होता है? ये ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है। ठीक, और जो चा, छा, जा, झा यहाँ होता है या ना होता है, चा, छा, जा, झा, ना, ये तालव्य होता है या तालु से बोला जाता है। ठीक, और टा, ठा, डा, ढा, टा वर्ग जो होता है ये मूर्धा होता है या मूर्धन्य। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? इनमें से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? यानी कि वो कंठ से भी बोला जाए और तालु से भी बोला जाए। ये कंठ और ताल दो अलग अलग होते हैं ना। एक कंठ होता है जो का वर्ग होता है, क, ख, ग, घ, अंगा, तो ये होते हैं कंठ। और तालव्य जो होते हैं, तालु, चालू, ये चा वर्ग जो होता है ये तालव्य होता है। तो दोनों मिला के इसमें स्वर पूछा जा रहा, ना कि व्यंजन। तो इसमें कौन सा स्वर होता है जो कंठ तालव्य दोनों होता है साथियों? तो ये ए और ए, मतलब एनक वाला और एडी वाला जो ए होता है, ये दोनों स्वर जो होते हैं ये कंठ तालव्य होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? ये कंठ तालव्य होते हैं। और ये आ और आ जो होता है साथियों, ये कैसा होता है? ये कंठ होता है, कंठ होता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन किस संधि का उदाहरण है? तो ये पो है, पो प्लस अन, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? पवन बनाता है, पवन। तो इसमें से ओ और आ मिलकर जो है ये वा बनाता है। क्या बनाता है? वा बनाता है। तो ये मिलकर पवन होता। तो ये किस संधि का उदाहरण है साथियों? ये अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि।
ये अयाद संधि का उदाहरण है। पो प्लस अन मिलकर पवन बनेगा और ये अयाद संधि का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और द्विगु का मतलब ये गिनती वाला या संख्या वाला समास होता है। गिनती या संख्या जिसमें आती है ये होता है कौन सा समास? द्विगु समास होता है। और तत्पुरुष समास में साथियों कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं तो ये होता है तत्पुरुष समास होता है। और जिस समास में प्रति, भर, हर ये सब इसकी पहचान है अव्ययी भाव समास की, तो इसमें प्रत्यंग आ गया, ये प्रति प्लस अंग होगा। अगर ये अलग अलग होगा तो प्रति प्लस अंग होगा, इसमें यण संधि होगी प्रत्यंग में। और समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा साथियों। इसकी पहचान क्या है? प्रति, भर, हर, ये सब जिस समास के पहले आते हैं या इसकी पहचान है ये अव्ययी भाव समास की। ठीक, जैसे भर से भर पेट और हर से हर एक और प्रति से प्रत्येक या प्रत्यंग। ठीक, अगला प्रश्न है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो इसमें रेखांकित क्या है? सखियों सहित। इसमें पूछा है किसका उदाहरण है ये? ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक और डी है विस्मयादि बोधक। तो सीता सखियों सहित यानी कि सीता अपने सखियों के संग, तो सीता जो है सखियों के साथ गई ना, तो सखियों के साथ, चलिए लिखते हैं सखियों सहित का मतलब क्या होगा? सखियों के साथ। ठीक, या सभी सखियों को लेकर। तो ये के जो है का, के और की और रा, रे और री, ये साथियों संबंध बोधक के पहचान है। किसके पहचान है? ये संबंध बोधक अव्यय के पहचान है। तो सीता सखियों सहित, इसमें अगर ऐसे दे दिया गया सखियों सहित तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि समुच्चय होगा, इसमें सखियों सहित दिया तो समुच्चय हो सकता नहीं। इसको सखियों सहित को आपको तोड़ के पढ़ना होगा और तोड़ के जब आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या आएगा? सखियों सहित का मतलब सखियों के साथ। तो जो के निकल कर आएगा ये क्या बताएगा? संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब कैसा होता है? सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये विशेषण का भेद पूछा गया साथियों। तो वाक्य क्या है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो ये जो है लाल तो अपने आप में एक विशेषता ही है, गुणवाचक विशेषण है कि हाँ सेब कैसा होता है? सिंदूरी लाल होता है। अगर केवल सेब जो है लाल होता है तो इसमें गुणवाचक विशेषण होता, लेकिन ये विशेषण से पहले क्या आ गया है? सिंदूरी। तो विशेषण से पहले जो आता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। तो इसमें रेखांकित वाक्य क्या है? सिंदूरी है। रेखांकित शब्द क्या है? सिंदूरी है। तो सिंदूरी जो है साथियों इसमें क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। प्राविशेषण की पहचान कैसे करेंगे? विशेषण के पहले जो आता है वो प्राविशेषण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? इसमें मस्तक का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है ललाट, ऑप्शन सी है लालिमा, ऑप्शन डी है ललाई। तो मस्तक का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? मस्तक का पर्यायवाची होता है ललाट, माथा, मस्तक, ये सब क्या होते हैं? मस्तक के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ये विलोम युग्म इसमें दिया गया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो भद्र का विलोम अभद्र होता है, भय का विलोम साहस होता है और मूढ़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। तो मूढ़ का विलोम क्या होगा? ज्ञानी होगा। और ये मान्य का विलोम धान्य नहीं होगा, ये धान्य का विलोम जो होगा ये किंचित होगा, किंचित या गरीब, किंचित, ये किंचित होता है या किंचन जो होता है, किंचन, अकिंचन।
ठीक, यानी कि जो है इसमें सही क्या कौन सा नहीं है, मान का धान नहीं होगा। धान का मतलब होता है धन धान, और इसके पास कुछ ना हो, गरीब हो, उसको कहते हैं जो मतलब इसका विलोम होगा वो। ठीक, अगला प्रश्न है गाड़ी और गाढ़ी। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के सही अर्थ युग्म चुने। तो गाड़ी और गाढ़ी का सही शब्द युग्म चुनना है। तो अगर आपको गाढ़ी का इसमें आता है अर्थ कि गाढ़ी का मतलब क्या होता है, तो आप इस ऑप्शन में आराम से इलिमिनेट कर जाएंगे। ऑप्शन ए है यान गहरी, ऑप्शन बी है गहरी यान, ऑप्शन सी है गिरी और निकाली, ऑप्शन डी है निकाली और गिरी। तो गाड़ी का मतलब क्या होता है, यान होता है, और गाढ़ी का मतलब गहरी होता है, गाढ़ा होता है। जैसे गाढ़ी दुश्मनी या गाढ़ी दोस्ती, दोनों भी गाढ़ी होती है, वो भी टक्कर की होती है और वो भी। ठीक, तो इसमें सही क्या है, गाड़ी और गाढ़ी का यान और गहरी। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन ए है इंद्रिय जीत, ऑप्शन बी है इंद्रिया निग्रह, ऑप्शन सी है इंद्रियातीत, ऑप्शन डी है इंद्रधनुष। तो जो इंद्रियों की पहुंच से परे होता है उसे क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं साथियों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं या इंद्रिय जीत कहते हैं। जिसने जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो या वश में कर लिया हो, ऐसे भी पूछा जा सकता है, जीत लिया हो। और इसी से एक बनता है साथियों, जो जिसने इंद्र को जीत लिया हो तो उसको क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं, इंद्रजीत। ठीक, इंद्रजीत का क्या होगा, जिसने इंद्र को जीत लिया हो। अगला प्रश्न है मित्रों, उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। तो इसमें रेखांकित पद कौन सा है उस जगह, तो इसमें परसर्ग या कारक बताना है। परसर्ग का मतलब क्या होता है, कारक होता है। कभी कभी इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये परसर्ग नई चीज कहां से आ गई। तो परसर्ग जो है इसका मतलब क्या होता है, कारक होता है। ऑप्शन ए है करण, ऑप्शन बी है अधिकरण, ऑप्शन सी है संप्रदान, ऑप्शन डी है अपादान। तो उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो इसमें आपको कोई परसर्ग दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है, इसमें परसर्ग छुपा हुआ है। उस जगह को जब आप अलग करेंगे, तोड़ेंगे, समझेंगे उसको, उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। जब कहीं कोई चीज होने जा रही होती है तो उसको उस जगह तो बोल देते हैं, लेकिन सही क्या होता है, उस जगह पर जो है कथा होने जा रही है, उस जगह पर युद्ध होने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो उस जगह है इसमें पर छुपा हुआ है, पर परसर्ग छुपा हुआ है। तो पर परसर्ग किसमें आता है, में और पर साथियों, में और पर, ये किस कारक या परसर्ग की पहचान है, ये अधिकरण कारक की पहचान है साथियों। अधिकरण कारक में और पर आता है। तो उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसमें कौन सा कारक छुपा हुआ है, में और अधिकरण कारक। ठीक, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी है संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी है संदिग्ध भूत और डी है संभाव्य भूत। तो देखा गया हो यानी कि भूतकाल की बात हो रही, देखा गया हो और कंफर्म नहीं है, यानी कि संभाव्य भूत है, इसमें देखा गया हो ये संभाव्य भूत है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, क्या है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ये एक सरल वाक्य है, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया। तो मिश्र वाक्य बनाना है साथियों। तो मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है कि पहला वाक्य जो है दूसरे पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ये होता है मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, ये जो है एक योजक, दो सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, तो वो होता है संयुक्त वाक्य। तो इसमें आपको मिश्र वाक्य बताना है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। ऑप्शन ए है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ऑप्शन बी है उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, ऑप्शन सी है उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, ऑप्शन डी है उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूं। तो ये जो और है साथियों, ये संयुक्त हो जाता है, क्या हो जाता है,
संयुक्त वाक्य हो जाता है, जहां पर और लग के जुड़ जाता है। और मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? उसने कहा, अगर ये कि आप थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करें, उसने कहा मैं निर्दोष हूं, तो ये जो है पहला कार्य दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो ये कैसा है साथियों? मिश्र वाक्य बन गया। कौन सा? आपका सरल वाक्य जो था, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, तो इसका मिश्र क्या है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। और ये दोनों उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में करके पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सरल वाक्य की पहचान क्या है? उसमें एक वाक्य और एक विधेय होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें सही नहीं है? ऑप्शन ए है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। ऑप्शन बी है, सुनो सुनो वह गा रही है। ऑप्शन सी है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। और डी है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ये बात बिल्कुल सही भी है कि क्रोध ज्यादा करने वाले आदमी का हमेशा ही नुकसान होता है और वो दुर्बल होता है, बार बार चिड़चिड़ाता है और कमजोर ही रहता है। तो इसमें क्या विराम चिन्ह पकड़ना है कि इसमें से सही नहीं दिया गया है? तो इसमें जो है सुनो सुनो वह गा रही है, तो ये सुनो का मतलब जैसे आप सुनो सुनो लिखेंगे तो ये एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है, शब्द है। इसमें आप किसी को सुना रहे हैं, बुला रहे हैं, यानी कि इसमें संबोधन का भाव होता है। तो संबोधन में क्या आता है? इसमें विराम चिन्ह कौन सा आता है? विस्मयादि बोधक का। तो सुनो सुनो, अगर यहां पर जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाए तो ये सही हो जाएगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से ये जो है इसमें अशुद्ध है साथियों, बाकी जो है सब सही है। और एक चीज आपको बताना था, ये जो इसमें ये चिन्ह दिया गया है, ये भी पूछा जाता है कि वर्तनी की दृष्टि से चिन्ह पूछा जाता है, तो चिन्ह ये ऐसे ही शुद्ध होता है। और बाकी जो है ये वाला जो लिखा जाता है ये गलत है। विराम चिन्ह की दृष्टि से, अगर विराम नहीं, अगर ये वर्तनी की दृष्टि से कहीं पूछा जाएगा तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। यानी कि चिन्ह का क्या होता है? ये है, ये हा में ही ना होता है चिन्ह। ठीक, ये वाला सही होता, तो इसी का जो है ये बिल्कुल सही है। इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत बार पूछता है और वही सही करके चले आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है एड़ियां साफ करना। ऑप्शन बी है परिश्रम करना। ऑप्शन सी है बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन डी है परेशान करना। तो एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत दौड़ भाग करना या बहुत दौड़ धूप करना, जिससे जो है चल चल के, यानी कि ये कहा जाता है एड़िया ऐसे रगड़ता नहीं कोई। ठीक, तो ये एड़ियां, अच्छा मुहावरे का क्या होता है? मुहावरे जो है वाक्यों में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप इसको कहीं पर उपयोग करेंगे तो इसका सही सही कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ही इसका सही अर्थ निकल पाएगा। और लोकोक्तियां क्या होती हैं साथियों? इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है, मतलब जो इतने में ही अगर ये लोकोक्ति होती तो ये हमेशा सही होती। ठीक, लेकिन मुहावरे क्या होते हैं? ये वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, इनका अकेले कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो है परिभाषा कभी कभी पूछी जाती है, इसलिए आपको हम बताते रहते हैं। अगला है, सावन हरे ना भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये भाई साहब बहुत पेपरों में पूछा गया, मोस्ट पूछा जाने वाला लोकोक्ति है। क्या सावन हरे ना भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सावन में हरा और भादो में सूखा। बी है ना सावन में हरा और ना भादो में सूखा। ऑप्शन सी है असंभव बात। ऑप्शन डी है सदा एक सी दशा। तो सावन हरे ना भादो सूखे का मतलब क्या है? सदा एक सी दशा या हमेशा एक सा रहना, सदा एक सा रहना। अगला है साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है आदिकाल। ऑप्शन बी है भक्ति काल। ऑप्शन सी है रीति काल और डी है आधुनिक काल। तो किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है साथियों? ये आदिकाल को कहा जाता है वीर गाथा काल। और भक्ति काल को साथियों क्या कहा जाता है? इसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल। और रीति काल को साथियों उत्तर मध्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है रीति काल को? उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, मध्य काल।
और आधुनिक काल को साथियों इसे गद्य काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गद्य काल। ये चारों कालों के दूसरे नाम जो है साथियों, ये बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। वीर गाथा काल आदि काल को कहा जाता है और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल। भक्ति काल और रीति काल में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो छोटी सी ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। जैसे भक्ति काल का पूर्व मध्य काल होता है, तो भक्ति जो है, अगर भक्ति किया जाता है, अगर जो है जो जल दिया जाता है, ऐसे याद करिए, जो जल दिया जाता है वो पूर्व मुख करके दिया जाता है, तो भक्ति का पूर्व मध्यकाल, इसको आपको कभी भूलना ही नहीं है। आप हमेशा इसको जो है सही से याद कर पाएंगे कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किया जाता है, क्योंकि पूर्व ही जो है मुंह करके जो पूजा अर्चना की जाती है, तो इससे आप याद रखेंगे। और रीति काल का उत्तर मध्यकाल, अगर इसको आप याद कर लेंगे तो ये अपने आप कंफर्म हो जाएगा, ठीक। और आधुनिक काल को तो गद्य काल कहा ही जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए है रामचरितमानस, ऑप्शन बी है गीतावली, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण गीतावली और डी है भक्तमाल। तो साथियों ये भक्तमाल जो है ये नाभादास की रचना है। नाभादास की रचना किसकी है? नाभादास की रचना है ये भक्तमाल। तो इसमें तुलसीदास का कौन सा नहीं होगा? भक्तमाल नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? ऑप्शन ए है कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी है उदंड मारदंड, ऑप्शन सी है हरिश्चंद्र पत्रिका और डी है सरस्वती। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र साथियों ये उदंड मारदंड था। कौन सा था? उदंड मारदंड। और ये कहां से निकलता था साथियों? कहां से निकलता था? ये कलकत्ता से निकलता था। कलकत्ता से निकलता था भाइयों, ठीक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति इनमें से किससे मानी गई है? ऑप्शन ए है मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी है खस अपभ्रंश और डी है सौरसेनी अपभ्रंश। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति साथियों ये सौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। कहां से माना गया है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है, ठीक। और अर्धमागधी अपभ्रंश से साथियों ये जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं साथियों? 3 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी? अवधी, और कौन सी? दूसरी है बघेली, बघेली, और तीसरी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, एबीसी, एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक। तो इस परीक्षा से जो लोअर पीसीएस का एग्जाम था साथियों, इससे इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न से अब हम कल आपके साथ देखते हैं कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मित्रों साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।